अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 3 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर की बात करें तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक्वस मीडियम जो है वो रिक्वायर होता है ताकि बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो सकें। इसके अलावा अगर हम इंजाइम्स की बात करें तो इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर होते हैं, तो उनको भी जितने भी रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इंजाइम्स की ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर लाइफ जो है उसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर के बारे में ये कहा जाता है कि ये मीडियम है लाइफ का, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर 65 से 89% जो है ये वाटर की रेशो पाई जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो है 70 से 75% वाटर जो है वो मौजूद होता है, और इसमें जो है इंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं वो हो रहे होते हैं। क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं वो डेलिकेट नेचर होते हैं, तो वाटर जो है उनको सराउंड करता है। अगर हम ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें 20% वाटर जो है वो मौजूद होता है। और ब्रेन जो है इसकी नेचर भी डेलिकेट है, और इसकी जो सराउंडिंग है उसको स्कल ने कवर किया होता है। स्कल जो है ये एक हार्ड बोन है, और ब्रेन के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो भी 85% होती है। 85% होती है, और जितने भी सारे रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम में ही परफॉर्म होते हैं। एक्वस मीडियम जो है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस की तो उसमें भी वाटर जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के अंदर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। वाटर के बगैर फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी आउट नहीं होती। ग्रीन प्लांट्स के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, और इसके अलावा सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, और साथ में ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की। तो वाटर जो है ये बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। जब पोलर मॉलिक्यूल्स को पानी में हल करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के जो रिएक्शंस हैं उनको एक एक्वस मीडिया भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पोलैरिटी की हमने बात की कि वाटर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, और इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन से सब्सटेंसेस? जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब ये डिसॉल्व होते हैं तो फर्दर ये फिर आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद फिर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl को पानी की मौजूदगी में जब हम हल करते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं। और इसके अलावा अगर हम नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात करें तो वाटर में वो डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि क्या होता है, डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि ये सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी सेलुलोज की, स्टार्च की और दूसरे सब्सटेंसेस की, तो वो नॉन पोलर होते हैं, तो वाटर में डिज़ोल्व तो नहीं होते लेकिन जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पे NaCl जो है फर्दर वाटर की प्रेजेंस में ये दो आयंस में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे सोडियम हमारे पास है जो कि पॉजिटिव आयन है, और क्लोराइड जो है ये नेगेटिव आयन है। अब ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल भी है। ठीक है, यानी ये फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। अगर NaCl का फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सॉल्यूशन की,
तो आप लोगों को पता है कि सॉल्यूशन जो है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मौजूद होते हैं। तो वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और NaCl जो है वो एज अ सोल्यूट एक्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद होते हैं। सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और इसके अलावा सोल्यूट जो है वो कम मिकदार में मौजूद होता है। तो सॉल्यूशंस के अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और इसके अलावा समटाइम्स ये दूसरे आयंस के साथ जाके भी बॉन्डिंग करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हीट कैपेसिटी को, कि हीट कैपेसिटी जो है ये क्या होती है। सबसे पहले हम अगर हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि ये रेशो है हीट की जो कि एब्जॉर्ब्ड होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। यानी टेम्परेचर के चेंज होने से वाटर जो है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है इसका जो टेम्परेचर है वो हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है और इसको हम 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे हमें यहाँ पे कितने कैलोरीज एनर्जी जो है वो चाहिए होगी 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए। तो यहाँ पे हमें 1 कैलोरीज जो है एनर्जी वो रिक्वायर्ड होगी जो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, इंक्रीज़ कर दे। तो ये एनर्जी क्यों चाहिए होती है? बेसिकली क्या होता है कि वाटर जो है इसके अंदर ज़्यादा चेंज तो नहीं होता टेम्परेचर का, ठीक है, लेकिन जब भी माइनर सा चेंज भी होता है तो मच ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा एनर्जी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो रिक्वायर होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे 4 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो हमने 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर यहाँ पे हम 16 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे ये एनर्जी रिक्वायर होगी जो कि 4 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। यानी ये एनर्जी जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगी और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा और इसके अलावा जो मच हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर को कहा जाता है कि ये एक्ट करता है थर्मल स्टेबलाइज़र के तौर पर। अगर एटमॉस्फेयर में कोई सडन चेंज आ जाता है तो क्या होता है, वाटर जो है उसे भी स्टेबलाइज करता है। इसी वजह से इसे थर्मल स्टेबलाइज़र भी कहा जाता है।